हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम दो अंक वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, बिंदु P -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि जो बिंदु P है वो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। जहाँ पर देखिए A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को हमने मान लिया M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर X1 और y1 ये होंगे और x2 और y2 ये होंगे। अनुपात जो होगा हमारा वो हो जाएगा m1 और m2। तो विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला xy के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y के लिए आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला। ये x के लिए होता है, ये y के लिए। जब हमें अनुपात निकालना है तो आप x या y किसी एक से भी कर लीजिए तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो बिंदु जो P है यहाँ x है -4 और ये y है 6। तो हम इसमें यहाँ पर रख देंगे। तो यानी x के लिए -4 बराबर, तो m1 हमें निकालना है m1 x2। तो x2 हमारे पास कितना है 3 प्लस यहाँ पे आप लिख देंगे x के लिए, ठीक है, क्योंकि हम x के लिए निकाल रहे हैं, प्लस m2 x1 यानी कि -6 बटे m1 प्लस m2। तो क्योंकि m1 और m2 का मान तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 से इसमें करेंगे तो ये हो गया 3m1 -6 से यहाँ करेंगे 6m2 बराबर, वो इसे -4 से यहाँ कर दीजिए -4m1, इसमें करेंगे -4m2, क्योंकि माइनस में ना साइन चेंज हो जाएंगे। अब m1 को m1 के पास ले, माइनस का धरा के प्लस हो जाएगा। तो 3m1 प्लस 4m1 इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे, -4m2। यहाँ लिख दीजिए पक्षांतर करने पर। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 7m1 इक्वल टू 6 में से 4 गए तो यहाँ बचेंगे 2m2। अब यहाँ पर m1 बटे m2 को इधर लाएंगे तो बटे में आया, गुणा के रूप में है नहीं, तो यहाँ आप भाग के रूप में आ जाएगा, 2/7 रह जाएगा तो ये हो जाएगा 2/7। तो m1 अनुपात m2 ये हो जाएगा 2:7। तो ये इसे विभाजित करेगा 2:7 के रूप में इसको विभाजित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये इनकी बारंबारताएं दी हुई हैं। तो हम इसको थोड़ा वैसे करके लिख लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर सारणी होगी। जब हमें बहुलक निकालना होता है तो बच्चों ना तो हमें इसका मध्यमान निकालना है, ना ही हमें कोई भी संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। बस हमें क्या देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर किसकी है। देखिए सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 9 है जो कि वर्ग 55 से 70 की है। तो ये वाला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग यानी कि मॉडल क्लास। 1 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है MCQ में कि दी हुई सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। अब यहाँ पर 55 क्या होगा, L यानी कि निम्न सीमा, और ये जो 7 है इससे पहले ये हो जाएगा F0 और ये होगा आपका F1 और ये हो जाएगा इससे वाला, ये हो जाएगा F2, ठीक है। अब H और इसमें क्या होता है,
क्योंकि बहुलक निकालते समय इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। h होता है कि इनके बीच में वर्गों के बीच में कितने का अंतर है, वो इनके बीच में देखिए यहाँ पर 15 का अंतर है, तो h हमारे पास हो जाएगा 15। वो सभी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये सभी यहाँ पर आ गया बच्चों। तो अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है देखिए, बहुलक के लिए यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, ये होता है बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब इन सभी के मान आप यहाँ से रख दीजिए ऊपर से। L यानी कि निम्न सीमा यानी कि 55 प्लस F1 हमारे पास कितना है देखिए 9, तो 9 माइनस F0 यानी कि 7 हो गया। 2F1 तो 2 गुणा 9 माइनस F0 7 और माइनस F2 यानी कि 5 और इंटू H कितना है यहाँ पर, H हमारे पास है 15। बस इसे ही आप सॉल्व कर लीजिए। तो 55 प्लस 9 में से 7 यहाँ कहीं 2 बचेंगे, 9 गुणा 2 यहाँ 18 हो गया, 18 माइनस दोनों माइनस के 7 5 यहाँ 12 आ जाएगा गुणा 15 बराबर, तो 55 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 15 गुणा 2 कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पर 18 से 12 गया, यहाँ पे 6 होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ 55 और प्लस 5, 55 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 60। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न 3 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। नीचे अर्धगोला है, ऊपर से क्या है, शंकु है, जिनकी त्रिज्याएं यानी दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो 3 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की त्रिज्या भी 3 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो आंसर लाना है वो पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। तो ये इसका इस प्रकार से यहाँ पर एक डायग्राम हो गया। नीचे अर्धगोला है, ऊपर एक शंक्वाकार भाग है। दोनों की जो त्रिज्या है अर्धगोले शंकु की 3 है और इसकी शंकु की ऊंचाई 4 है। जब हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई L, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होती है, वो होती है √h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब हमारे पास h यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो 4 का वर्ग, और ये 3 है तो यहाँ पर 3 का वर्ग। तो ये 16 प्लस 9, 16 9 25 और 25 का इसका रूट हो जाएगा, वो होगा 5, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है बच्चे 2πr², और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और इसका होता है πrl। तो 2π का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पाई के पदों में, तो पाई का मान नहीं रखना है। r कितनी है, 3 है दोनों की, प्लस πr यहाँ भी 3 हो गया, और l तिर्यक ऊंचाई शंकु की आ गई है 5। तो 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 2 हो जाएगा 18 पाई। 3 का वर्ग 9 गुणा 2 18 पाई, और प्लस 5 दिया 15, ये हो गया 15 पाई। दोनों को प्लस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 33 पाई वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वक्र पृष्ठ जो होता है वो हमें वर्ग में ही आता है।
तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े इनके सॉल्यूशन बच्चों नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों, द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ विविक्तीकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति यानी कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर विविक्तीकर हम निकाल लेते हैं। विविक्तीकर होता है b² - 4ac। यदि हम इस द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c से करते हैं, तो जहाँ a बराबर होता है x² का गुणांक, यहाँ कितना है 9 है तो 9 हो जाएगा। b बराबर होता है x का गुणांक, x के सामने -6 है तो ये -6 हो गया। और c होता है अचर पद, ये वाला आ जाएगा 1। ठीक है, a b c के मान यहाँ पर आ गए। अब विविक्तीकर आसानी से निकाल लेंगे। विविक्तीकर d होता है b² - 4ac। b हमें कितना दिया है -6 है तो -6 का स्क्वायर -4, a यहाँ पर 9 है और c हो गया 1। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे माइनस है या प्लस है, हमेशा प्लस ही आता है। 4 × 9 4 नाम 36, तो ये बराबर होगा 36 - 36 0। अब देखिए, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 है, यानी विविक्तीकर का मान यहाँ 0 है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ समीकरण के मूल तो ये निकल आए कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे जब ये 0 है। ठीक है, अब हमें मूल ज्ञात भी करने हैं, तो मूल हम ज्ञात कर लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, या हम कर सकते हैं जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये एक ही बात है। अब ये सूत्र क्या होता है बच्चों, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, ये होता है कि x बराबर -b + -√b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, ये होता है द्विघाती सूत्र। अब यहाँ पर मान आपको ऊपर से रखने। b का मान आपके पास कितना है -6 है, ये a और b के मान यहाँ पर c के सभी के आपको दिए हुए हैं। तो b का मान माइनस है, यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो -6 प्लस माइनस। अब b² 4ac का मान तो हमने अभी ज्ञात किया है, 0 है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, यहाँ 0 रख दीजिए बटे 2a। और a का मान यहाँ पर हमारे पास है 9। ठीक है, ये हमने सभी के मान रख दिए, बस इसे अब सॉल्व कर दीजिए। ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का तो स्क्वायर रूट वर्गमूल 0 ही आएगा। और 9 × 2 यहाँ पर हो गया 18। तो x बराबर, अब देखिए उसमें आया था समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस 0 है, अगर 0 को यहाँ जोड़ेंगे 6 में, जब भी 6 ही आएगा, घटाएंगे तब भी 6 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6/18, और दूसरा मूल भी आ जाएगा 6/18। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, हम इसे लिख देते हैं कि 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3। तो x बराबर इतना हो जाएगा, यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, मूल भी पूछा था तो ये इसके मूल भी हो गए, और इसके सभी के लक्षण भी हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P, Q और R यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ जो बिंदु P है वो x1 y1 होगा, ये x2 और y2 होगा, और ये x3 y3 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, देखिए 1/2 x1, यहाँ पे आप ब्रैकेट छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ x2, फिर ब्रैकेट छोड़ दीजिए, और फिर इसके बाद लिखना है आपको प्लस x3, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना, देखिए यहाँ पर आएगा y2 - y3 आएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 3 हो गया। अब 2 के बाद यहाँ पर आएगा y3, और यहाँ पर आएगा y1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 के बाद यहाँ y1, और यहाँ पर आएगा y2। ठीक है, x1 x2 x3,
y2 y3, अब 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ 1 और 3 के बाद यहाँ 1 और 1 के बाद 2, यानी 1 2 और 3 के रूप में आएगा ये। ठीक है, x1 0 है, 2 - 3 0 - 3 प्लस x2 यानी कि 2 है, 3 - 1 3 - 1 0 है हमारे पास, प्लस x3 0 1 - 2 यानी कि 0 - 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान रख दिए। तो 1/2 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो गया, और प्लस 0 की इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये 1/2 गुणा ये कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 0 प्लस करेंगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना।